ठीक है। कईयों ने केमिस्ट्री पहले मैंने देखा होगा, कहीं कहीं पहली क्लास होगी। देखो, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन केमिस्ट्री में आपको कईयों को पता भी होगा, केमिस्ट्री के दो क्लासरूम है। एक केमिस्ट्री है, इसमें लिखा हुआ है नॉन मेडिकल, जो इस टाइम पे लगती है। एक केमिस्ट्री 2 है। एक आपकी केमिस्ट्री 2 है और एक केमिस्ट्री है नॉर्मल। ठीक है। जब आपको लिंक प्रोवाइड किए होंगे नए स्टूडेंट को, तो उनको केमिस्ट्री के दो लिंक मिले हैं। दो लिंक मिले ना। जो दो लिंक मिले हैं उनमें क्या क्या होगा, पहली बात तो यह है, बता देता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंशिएशन है, क्या फर्क है दोनों में। देखो, जो केमिस्ट्री 1 है वो मैं पढ़ाया करूंगा, उसका टाइमिंग जो हुआ करेगी वो हुआ करेगी जो इस टाइम पे 2:50 पे। ठीक है। 2:50 पे जो हुआ करेगी वो क्या हुआ करेगी, केमिस्ट्री। एक केमिस्ट्री 2 हुआ करेगी जो मैम पढ़ाया करेंगे आपको। ठीक है। एक केमिस्ट्री 2 हुआ करेगी वो जो आपको मैम पढ़ाया करेंगे। और जो मैम का टाइम टाइम हुआ करेगा वो लास्ट के 2 डेज, लास्ट के 2 डेज 8:30 पे हुआ करेगा। लास्ट के 2 डेज यानी कि फ्राइडे और सैटरडे को। फ्राइडे और सैटरडे को क्या पढ़ाया करेंगे, आपको मैडम पढ़ाया करेंगे। ठीक है। उसमें आपको मैडम पढ़ाएंगे कि क्या क्या केमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीजें मैडम पढ़ाएंगे, बाकी एडवांस चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। केमिस्ट्री का जो बेसिक पार्ट होगा वो आपको मैडम पढ़ाएंगे, और जो कुछ टॉपिक होंगे वो मैं पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि कई बच्चों के ऊपर जहाँ प्रेशर पड़ रहा है कि अभी एक साथ में केमिस्ट्री की दो क्लासें कैसे लगानी है। ठीक है। आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, और इसीलिए हमने एक डिसीजन लिया हुआ है कि आपके ऊपर भी ज्यादा प्रेशर ना हो। ठीक है। तो इसके लिए ये जो केमिस्ट्री 2 की क्लासेस होंगी वो आपकी मार्च से स्टार्ट होगी। ठीक है। वो मार्च का जो फर्स्ट वीक होगा वहां पर आपको केमिस्ट्री 2 प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तक वो केमिस्ट्री 1 में पढ़ाया जाएगा। आप क्लियर हुई बात, बोलो भाई। क्लियर हुई बात कि मार्च से स्टार्ट होगी आपकी केमिस्ट्री 2 की। अभी के लिए उसको स्थगित कर दिया गया है टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि आपको मार्च में इससे पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री 2। और केमिस्ट्री 1 में आपको वो जो टाइम टेबल है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएगी। ये तो टाइम टेबल जो 5 दिन केमिस्ट्री हो जा रही है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि टेस्ट फिर दो दो टेस्ट देने पड़ेंगे आपको। तो इसके बेसिस के ऊपर हमने ये डिसीजन लिया है कि 2 जो है वो आपकी मार्च महीने से स्टार्ट हो जाएगी। फिर वही बात, चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। ठीक है। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि हम पढ़ेंगे कैसे, जो नए स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि पढ़ेंगे कैसे। देखो, मैं आपको देखो आपको जो केमिस्ट्री है उसका कोई पता नहीं होता है, तो आपको 8th to 12th की पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है। 8th to 12th की होल केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक भी, इनऑर्गेनिक भी, बेसिक भी। अब देखो, आपने देखा होगा मेडिकल वालों को केमिस्ट्री जो थे वो 8th लेवल की आई हुई। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि नॉन मेडिकल वालों को भी आ सकती है। ठीक है। तो पर्टिकुलर कुछ नहीं कि पेपर में क्या आ सकता है, कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है नॉन मेडिकल का, या मेडिकल की टैड में केमिस्ट्री कहाँ से आनी कैसे आनी। तो आपको क्या करना है, हमने 8th से लेके 12th तक की पूरी केमिस्ट्री पढ़ानी है। 8th से कुछ बेसिक टॉपिक है, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम है, फिर कमर्शियल एंड फ्लेम है। इस बार पेपर में कमर्शियल एंड फ्लेम से मेडिकल वालों को बहुत सारा पेपर आया हुआ था। ठीक है। तो कमर्शियल एंड फ्लेम भी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन हम 8th से पढ़ेंगे, 8th से लेके 12th तक। अब ये मत सोचना जो 8th वाले चैप्टर होंगे वो हम लास्ट में करवाएंगे। ठीक है। बहुत आसान वाले चैप्टर होते हैं वो हम लास्ट में 2-3 लेक्चरों में उसको कंप्लीट कर देंगे, जैसे कंजस्शन फ्लेम हो गया, कोल एंड पेट्रोलियम हो गया, वो हम लास्ट में कवर अप करेंगे। लेकिन जो मेनली है वो हम स्टार्ट करेंगे, हम कहाँ से करेंगे, 9th। देखो 9th में एक चैप्टर है, दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है। अब हम एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, तो ये नहीं कि हम एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो 9th लेवल का ही पढ़ेंगे। ठीक है। अगर मैं मान लो आज मैं आपको वही पढ़ाऊंगा एटम एंड मॉलिक्यूल, अगर मैं 9th चैप्टर से स्टार्ट, 9th की क्लास के स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको प्लस वन प्लस टू जितना भी एटम से मॉलिक्यूल का क्वेश्चन आता है वो सारा का सारा कंप्लीट होगा। यानी कि मैं आपका बेस जो उठाऊंगा वो आपको 9th से उठाऊंगा, और प्लस वन प्लस टू तक पूरा केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है, एटम से क्या क्या क्वेश्चन आता है, एटम से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो चीजें कवर अप करेंगे आप। क्लियर हुई बात। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में पढ़ाने का तरीका क्या है मेरा। ये नहीं कि मैं नया एक आइटम पढ़ाऊंगा फिर प्लस टू का फिर से पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो 9th से आप एटम पढ़ेंगे, और उसका प्रश्न पत्र जितना भी क्वेश्चन आते हैं, जितना भी एटम एंड मॉलिक्यूल है, चाहे उसमें वो बोहर्स मॉडल है, बहुत सारे मॉडल्स हैं,
वो सारे के सारे आपको वहां मैं करवा दूंगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक? कैसे पढ़ना है, जो भी बेस उठाना है वो मैं आपको 6 to 8 तक उठाऊंगा, उसके बाद आपको हर चीजें कंप्लीट करवाई जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर करते हैं आज का टॉपिक को स्टार्ट। आज का जो हमारा वैसे टॉपिक है वो भी क्या है, दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, कहीं उन्होंने पहले ही पढ़ी होगी ये क्लास, क्योंकि जिनकी क्लासेस 30 से स्टार्ट होगी उनको मिली होगी, लेकिन फिर भी पढ़ना जिनको नहीं समझ आया उनके लिए फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटम। ठीक है, तो सबसे पहले आती है दैट इज एटॉमिक थ्योरी। पेपर में आता है कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया, पहले ये आता था कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी, अब थ्योरी के बीच में ऐसे क्वेश्चन आता है। तो एटॉमिक थ्योरी किसने दी है, वो दी है जॉन डाल्टन ने। किसने दी है, जोहन डाल्टन ने। इसने दी है, जोहन डाल्टन ने दी थी एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसने थ्योरी दी, इसने थ्योरी दी कि एटम कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर उसने काम किया और जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी। इसने क्या बोला, पहले जो पॉइंट बोला, पेपर में क्वेश्चन घुमा के भी आता है, बता दो कैसे आया, आया था पिछले पेपर में। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है जैसे कि ऑल द मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम। कि इस दुनिया में जो भी चीज है, इस दुनिया में जो भी चीज बनी है वो एटम की बनी है। इसकी बनी है एटम। जैसे हम मकान बनाते हैं, मकान के लिए ईंट चाहिए, तो वैसे ही क्या है, इसने बोला कि जितने भी इस दुनिया में जो भी मैटर है, मैटर मतलब जो भी पदार्थ है, पदार्थ क्या होता है, ऐसी चीज जो क्या करे, स्पेस भी घेरे, यानी कि उसका स्पेस भी हो और वो क्या करे, उसका वेट भी हो, तो वो क्या करे, द मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम। जो भी चीज दुनिया में बनी हुई है, चाहे वो फोन है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई भी चीज है, हर दुनिया, इस दुनिया में जो भी चीज बनी है वो किसकी बनी हुई है, एटम की बनी किसकी बनी हुई है, एटम की बनी हुई है। लिख लीजिए, ऑल द एटम कंसिस्ट ऑफ, ऑल द मैटर कंसिस्ट ऑफ ए एटम। हो गया, सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी created nor be destroyed, nor be destroyed। कि एटम को ना बना सकते हैं, ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, एटम के नाइदर बी क्रिएटेड, ऐसे एनर्जी को ना बना सकते हैं, ना ही हम खत्म कर सकते हैं। तो वैसे ही एटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना एटम को बना सकते हैं, ना ही उसको हम तोड़ सकते हैं। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैज आइडेंटिकल मास, हैज आइडेंटिकल मास। इसने बोला कि पेपर क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताऊंगा मैं आपको। इसने बोला जो भी एटम है, जो भी एटम है वो किसका बना हुआ है, जो भी एटम बना हुआ है उसमें जो एटम का जो मास होता है वो आइडेंटिकल मास होता है। जैसे कार्बन का 12 होता है, मैं आगे लिखवाऊंगा किसका कितना होता है। तो जैसे कार्बन का 12 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, तो वो क्या है 35.5 होता है। तो एटम ऑफ एक गिवन एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, उसने बोला हर एक एटम का एक आइडेंटिकल मास होता है। जैसे मान लो एक इंसान, उसका आइडेंटिकल वेट होता है। ठीक है, मेरा वेट अलग है, आपका अलग है, हर किसी का अलग अलग है। ठीक है, तो वैसे ही क्या बोला कि जो भी इस दुनिया में एटम है वो एटम का पर्टिकुलर मास होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटम है, हीलियम का एटम है, किसी आगे लिखा है एटम कंबाइंड इन होल नंबर रेशियो, एटम कंबाइंड इन होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। पहले लिख लो, बताता हूं कि होल नंबर रेशियो क्या होती है। पहले इन पॉइंट को लिख लो, फिर बताता हूं आपको कि व्हाट इज होल नंबर रेशियो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोला पेपर में, क्वेश्चन पता कैसे आया था,
अभी पिछले 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 पेपर में, मेडिकल के पेपर में आया था, नॉन मेडिकल मुझे याद नहीं ढंग से, वहां पर पूछा था कि ऐसी कौन सी एटॉमिक थ्योरी है जो बताती है कि ऑल द मैटर कंसिस्ट ऑफ ए एटम। ऐसे आया था, वहां स्टेटमेंट दी थी, ऐसे लिखा था स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट लिखी थी, ऑल द एटम मैटर कंसिस्ट ऑफ ए एटम, विच थ्योरी एडवोकेट दैट। तो वहां दिया था डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। क्लियर हुई बात? मैंने आपको क्वेश्चन बता दी पेपर में कैसे कैसे आता है। डन हुआ? चलिए आगे देखते हैं, किसी को कोई डाउट हो इसमें? ठीक है, एलिमेंट तक क्लियर हो गया। मैं बताता हूँ होल नंबर रेशियो क्या होती है। होल नंबर का रेशियो हो गया कि जब भी आप फार्मूला लिखते हो, आपको एक्सपर्ट लिखते हैं, ठीक है, आप फार्मूला लिखते हैं तो कोई भी एलिमेंट कंबाइन करता है वो मॉलिक्यूल बनता है। जब एटम कंबाइन करेगा तो वो मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, अब देखो, मैटर एक खुद चैप्टर है अपना कि एक उसमें आता है मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, वो अलग बात है, वो अलग से पढ़ेंगे हम। लेकिन एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं तो एटॉमिक के बारे में मैंने बोला यहाँ की ऑल द कंबाइंड इन द होल नंबर रेशियो। जैसे आप H2O लिखते हो, कभी आपने पढ़ा H हाफ O? ऐसा पढ़ा कभी नहीं होता है। तो जो भी एटम कंबाइन करता है वो होल नंबर में, यानी कि यहाँ पर कभी 2.5 देखा है आपने, H पर 2.5, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जो भी एटम कंबाइन करता है वो होल नंबर रेशियो में कंबाइन करता है। ठीक है, जैसे आप लिख रहे हो H2O2, तो आप देखो 2 से 2 काटोगे तो वो होल नंबर रेशियो में है। मतलब क्या है, यहाँ 2 या 4 हो सकता है, लेकिन यहाँ 2.5 या 1/2 नहीं हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं हम एटम कंबाइंड इन होल नंबर रेशियो। एटम जब भी कंबाइन करते हैं वो होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। क्लियर हुई बात? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट किसी को? सभी का रिप्लाई आना चाहिए। पहली बात, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत से स्टूडेंट की वीक होती है। अगर किसी को कोई भी डाउट है, किसी को लग रहा है कि बड़ा फास्ट हो जा रहा है, किसी को लग रहा है बड़ा स्लो हो रहा है, देखो स्लो कुछ कर सकता, लेकिन मान लो आपको ज्यादा फास्ट लग रहा है तो धीरे धीरे पढ़ा करें, क्योंकि कईयों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा वीक होती है, मुझे ऐसा लगता है। और मैक्सिमम जो केस होता है वो मेडिकल वालों का केस होता है, उनको केमिस्ट्री काफी दिक्कत करती है। तो जिसको भी कोई दिक्कत होगी वो कंसर्न टीचर यानी कि मुझे मैसेज कर दे कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो उसको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। या मुझे नहीं करना है तो मैडम को बता दो कि हम मैडम हमें केमिस्ट्री वाले सर ऐसे थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा हम स्लो हो जाएंगे या आपको स्लो कर देंगे, लेकिन आपको हर चीज समझ के जानी है यहाँ पर। ठीक है, और किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी केमिस्ट्री से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, तो या तो कंसर्न टीचर को या जिससे आपकी एडमिशन हुई है उसको कर देना आपने। आप देखो, एक जो कंसेप्ट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया, दैट इज एटॉमिसिटी। इस बार से पिछले पेपर में भी आया था। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या होती है? दैट इज नंबर ऑफ एटम कंबाइंड, नंबर ऑफ एटम कंबाइंड, कि कितने एटम जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं हम एटॉमिसिटी। कितने एटम जुड़े होंगे उसको बोलेंगे एटॉमिसिटी। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल लिखिए, ये पेपर में बहुत बार आए हैं, लिख लीजिए पहले, दैट इज आर्गन। आर्गन का सिंबल होता है, आर्गन जो है वो क्या है? दैट इज मोनो एटॉमिक। मोनो मतलब होता है सिंगल। कभी आपने देखा AR के नीचे 2 लिखते हैं? नहीं लिखते। आर्गन क्या है? मोनो एटॉमिक, ये अकेला एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, आर्गन के बाद होता है हीलियम। हीलियम भी क्या होता है? मोनोटॉमिक होता है। हीलियम भी क्या होता है? मोनोटॉमिक। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है? O2। ठीक है, O2 क्या होता है आपका? ऑक्सीजन होता है। अब O2 है तो 2 है मतलब 2 आटम है, 2 मतलब होता है डाया, तो इसको क्या बोलेंगे? डाया एटॉमिक। क्या बोलेंगे इसको? डाया एटॉमिक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज डाया एटॉमिक। अगर ओजोन होता है तो ओजोन का फार्मूला क्या होता है? ओजोन, ओजोन का फार्मूला होता है O3। ठीक है, तो इसमें 3 एटम जुड़े हैं ऑक्सीजन के, तो दैट इज ट्राया एटॉमिक। दैट इज ट्राया एटॉमिक। अब हाइड्रोजन लिखते हैं, हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? अकेला H2 लिखते हैं, H2 लिखते हैं, तो दैट इज ये क्या है? डाया एटॉमिक है। समझ आई बात? कि मोनो मतलब हुआ सिंगल एग्जिस्ट करेगा, जो अकेला रहता है। ठीक है, वो एटम क्या होगा? वो मोनोटॉमिक होगा। जो 2 के साथ कंबाइन करेगा
दो एटम कंबाइन करके बनेंगे वो डायटोमिक होगा, और जो 3 के साथ बनेंगे वो ट्राइएटोमिक होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत ही फेमस, भाई कितनी बार आ चुका है, दैट इज, मान लो आपको पूछ लिया फास्फोरस, ये बहुत बार आता है, इसको तो स्टार लगा के रखो, मोस्ट विटेड है। आपको पूछता है फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी होती है। तो देखो फास्फोरस की एटॉमिसिटी को ऐसे याद करना हो तो कैसे लिखना है, पी है, अगर पी को ऐसे लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं 9। ठीक है। अगर इसको ऊपर से काट दें कितना बन गया 4, यानी कि फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी होती है, फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी होती है 4। जब भी हम लिखते हैं तो P4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं P4। समझ आई बात, याद करने के तरीके बता दिए मैंने आपको। P4 कैसे रखना है याद, कि P को सीधा कर दो और ऊपर से काट दो तो वो क्या बन जाएगा 4। फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी होती है 4। ये इसको हम टेट्राटोमिक बोल देते हैं इसको। अगर ऐसे लिखा होगा तो पेपर में लिखा होगा टेट्रा, टेट्रा मतलब होता है 4, फिर एटॉमिक मतलब 4 एटम से मिलकर बना हुआ है ये टेट्रा एटॉमिक है। अब वैसे आपको पूछ ले सल्फर की, ये पूछ ले सल्फर की, ये भी पेपर में, दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पेपर में आ चुकी है। सल्फर की जो एटॉमिसिटी होती है वो कितनी होती है, सल्फर बनाता है 8। ठीक है, नहीं याद रहे तो मैंने क्या बताया, एस है, एस को क्या करो एक बार ऐसे घुमा दो तो क्या बन जाता है 8। तो सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी होती है 8। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा होगा पेपर में, वहां लिखा होता है पोली एटॉमिक। पोली मतलब 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा जो होते हैं, 4 से ज्यादा, उसको बोलते हैं पोली एटॉमिक। समझ आई बात कि सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी होती है, सल्फर की एटॉमिसिटी होती है 8। क्लियर हुआ, लिख लो इन पॉइंट, लिख लो आराम से, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बताओ भाई, अभी भी किसी को कोई डाउट है एटॉमिसिटी से, किसी को कोई डाउट है, इंडिविजुअल कोई पूछ सकता है। देखो कईयों को समझ आता है, कईयों को नहीं भी आता है, तो शर्म नहीं करनी पूछने के लिए कि यार इसने समझ लिया मुझे नहीं समझ आया। ठीक है, अगर कोई ऐसा है जिसको लग रहा है, देखो हर कोई बंदा अलग अलग माइंड का होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि क्लासेस में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो बहुत समय के बाद बुक खोल रहा होगा। ठीक है, हर चीज किसी को कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि कईयों की शादी होगी तो जिम्मेदारी पड़ जाती है, बड़ी चीजें होती है, तो वो चीजें इंसान को बड़ी चीजें बुला देती हैं। तो देखो अब आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ, ये आया भी था पेपर में, CH4 की एटॉमिसिटी कितनी होगी, ये पूछेगा आपको। इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं एटम, 4, और कार्बन कितना हो गया 5, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 5। कितनी होगी 5 होगी। समझ आ रही बात। और अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि बताओ PCl5 की एटॉमिसिटी कितनी होगी, PCl5 की एटॉमिसिटी कितनी होगी, सभी ने रिप्लाई करना है, बताओ। दैट इज 6। कितनी हो जाएगी PCl5 की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, कितनी हो जाएगी PCl5 की 6 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं NH3 की कितनी होगी, NH3 हैज एटॉमिसिटी, NH3 की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज 4। क्लियर हुआ। एनी स्टूडेंट जिसको डाउट हो, समझ आ गया। अब आपको पेपर में थोड़ा घुमा के पूछ सकता है, वो आपसे पूछेगा कि बताओ CaOH ट्वाइस की एटॉमिसिटी कितनी होगी, CaOH ट्वाइस 5। कैसे होगी 5, देखिए 5 कैसे होगी, कैल्शियम का एक एलिमेंट है, ठीक है भाई, एक एटम है, ऑक्सीजन इसके साथ ही मल्टीप्लाई है, 2 इसके साथ भी, तो 2 क्या हो गए ऑक्सीजन के, और 2 क्या हो गए हाइड्रोजन के, तो 2 + 2 + 1 4 कितना हो गया, दैट इज 5 एटॉमिसिटी। बात यहां तक, क्योंकि सबसे टिपिकल चीजें यही होती है जो आप वहां कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब कुछ आपको मैं मॉलिक्यूलर मास लिखाऊंगा, वो आपने याद करने हैं।
अब आपको मोलिकुलर मास भी निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी यूज होता है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दैट इज मोलिकुलर मास। एक कंसेप्ट समझेंगे, दैट इज मोलिक्यूलर मास। क्या पढ़ेंगे? मोलिक्यूलर मास। अब मोलिक्यूलर मास क्या होता है? हाँ, पी की 4 होती है, ठीक है, पी की 4 है, पी की 4 होती है, ठीक है, मोलिकुलर मास हो गया। अब देखो, मोलिकुलर मास के लिए पहले लिखो किसके कितना कितना होता है। पहले लिखो हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, तो ज्यादा रफ से क्वेश्चन होता है। कार्बन हर जगह यूज होता है, कार्बन का 12 होता है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। क्लोरीन का 35.5 होता है, जो पेपर में ज्यादा यूज होता है, 35.5 होता है। सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होगा। एक सल्फर होता है, सल्फर का कितना होता है? दैट इज 32। और लास्ट बच के कैल्शियम का, कैल्शियम का होता है 40। जो तरह आपको पेपर में यूज होंगे पहले वो लिख लीजिए, ठीक है। अगर ये याद हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, सल्फर का यूज करना है, सल्फर का 32 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। लिख लो पहले, फिर मैं आपको करवाता हूँ कि कैसे कैसे आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। पहले बेसिक से क्वेश्चन लेंगे, फिर थोड़ा टफ सा भी लेंगे। लिख लो पहले आप। लिख लो आराम से, ठीक है। डन हो गया। अब मान लो मैं आपसे पहले बेसिक से लेता हूँ, आपको पूछेगा वाटर का मोलिकुलर मास कितना होगा, ठीक है। पहले बेसिक से करते हैं। तो वाटर में देखो, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 2। लिखो 2 गुणा हाइड्रोजन का मास नंबर प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है, तो 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लिख दो, ठीक है। तो 2 इंटू हाइड्रोजन कितना है, 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 16। फिर मर गया 2 इंटू 1 2 प्लस 16, 16 2 कितना हो गया, दैट इज 18। इसका क्या आ गया, मोलिकुलर मास आ गया। क्लियर हुआ? जो नए स्टूडेंट की फर्स्ट क्लास है वो बताएंगे। पहले पहले बताओ किस किस की फर्स्ट क्लास है आज? ऐसा कौन है जो फर्स्ट है क्लास में, पहली बार क्लास लगा रहा है? बोलो भाई, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी क्योंकि कहीं ने पहले भी सुना है, उनको तो पढ़ के याद किए ऐसे ऐसे होना है, लेकिन जो नए हैं वो जरूर सीखें। अगर कोई डाउट होगा जरूर पूछना है साथ साथ, ठीक है। अब देखो, अब आपको पेपर में पूछेगा मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसका मोलिकुलर मास निकालो जरा, CH4। दैट इज 16। CH4 कितना होता है, 16। क्यों? क्योंकि कार्बन कितना है इसमें, 1 ही है, और हाइड्रोजन कितना है, 1 गुना 4 हाइड्रोजन है, प्लस हाइड्रोजन लिख दो यहाँ पे, हाइड्रोजन का लिख दो। तो कार्बन कितना आ गया, 12 प्लस 4 गुना 1, 12 4 कितना हो गया, दैट इज 16। क्लियर हुआ सभी को? बोलो भाई, डन हुआ? लिखते चलो। और भाई बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास, इसमें कमी थोड़ी है, इसमें हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अब इसके बाद देखिए, अब मान लो मैं आपसे पूछता हूँ नाइट्रोजन का लिखना है आपने। नाइट्रोजन अमोनिया का बनाओ, अमोनिया का मोलिकुलर मास कितना होगा? पहले बेसिक से करते हैं ना, अमोनिया का मोलिकुलर मास बताओ। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया? 17 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कितना होता है,
14 हो गया, और हाइड्रोजन कितने हैं 3 गुणा 1, 14 प्लस 3 कितना हो गया, दैट इज 17 आ गया। ठीक है, और थोड़ा एडवांस करते हैं। अब मैं और भी हो सकते हैं जनरली के पेपर जहां पर यही आता है, इसलिए मैं स्पेशली ये करवा रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि NaCl का कितना होता है, NaCl का मोलिकुलर मास, NaCl देखो सोडियम क्लोरीन का 35.5 होता है, पहले आपको देख लो 30.5 होता है तो कितना आ जाएगा 58.5। ये कैसे हुआ, सोडियम कितना होता है 23 हो गया, प्लस क्लोरीन कितना होता है 35.5। ठीक है, 0.5 में ये मैथ 5 रहेगा रहेगा, और 5 से कितना हो गया 8, और 2 3 5, दैट इज 58.5 ग्राम। क्लियर हुआ? बताओ एनी स्टूडेंट जिसको अभी भी दिक्कत आ रही है कि कैसे कैसे हो रहा है, जिसको कोई डाउट है वो पूछ ले। मैं बेसिक से एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी एडवांस में भी आएंगे एग्जांपल, तब और चीजें सीखोगे आप पूछेगा नाइट्रिक एसिड कितना होता है, पहले बताओ नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? पेपर का नाम लिखा होता है, दैट इज HNO3। तो नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास निकालिए आप, HNO3, इसका मोलिकुलर मास निकालिए। सिक्सटी थ्री। ठीक है, कैसे निकालना है, हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन कितना होता है 14, और ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो 16 गुणा 3 कितना हो गया 48, जोड़ दो, 14 प्लस 1 कितना हो गया 15, और 16 से कितना हो गया 48, 8 5 कितने हो गए 13, 3 4 1 5 1 6, दैट इज 63 ग्राम। और ये आपके पेपर का नॉन मेडिकल के पेपर का इस बार का क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास कितना होता है। समझ आई बात? अब सल्फ्यूरिक एसिड का भी निकाल लो, H2SO4 का मोलिकुलर मास, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जिन्होंने पहले निकाला है वो तो सब समझदार है, जो अभी बढ़ रहे हैं उनको भी आना चाहिए, दैट इज 98। ठीक है, कितना हो गया 98। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना मल्टीपल क्वेश्चन, तो आपको वो चीजें अपने आप ही समझ आ जाएंगी। ठीक है, जब आप इसको बार बार करेंगे तो आपको ये चीजें अपने आप ही। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है 1 गुना 2, प्लस सल्फर कितना होता है 32, प्लस 16 कितना होता है 64, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, सोलह कितना हो गया 64, प्लस 32 प्लस 2, तो 2 2 4 4 8, और 6 3 कितना हो गया 98 ग्राम। समझ आया सभी को? एनी स्टूडेंट जिसको अभी भी डाउट है वो पूछ सकता है, किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है। बोलो भाई, सभी का रिप्लाई आना चाहिए मुझे। 61 स्टूडेंट है तो 61 के 61 का रिप्लाई आना चाहिए। जिसको कोई डाउट है वो साथ साथ में ही पूछ ले। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि आप पूछ लो क्लास में। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर आप इकट्ठा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा बोझ हो जाएगा। धीरे धीरे अगर आप करोगे तो मुझे लगता है कि आपको किसी को कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये ऐसे जिनको जबरदस्ती बुलाए तब भी मुझे बोलते हैं, वो अपना ही घाटा कर रहे हैं। अगर आप सीखने आए हैं तो कम से कम अपना, कोई पूछ रहा है तो आपको उसका जवाब तो देना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं आपसे पूछूं NaOH का मोलिकुलर मास। आज हम मोलिकुलर मास के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो NaOH का मोलिकुलर मास, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, या फिर कास्टिक सोडा। हाँ बोलो, NaOH का फार्मूला मोलिकुलर मास, कोई 84 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है। 84 कौन है? एक लो अभी भी, कोई 40 बता रहा है, कोई 84, तो चेक कर लेते हैं।
देखो सोडियम का होता है 23, ये बन गया 23, इसके कितने भागे 23। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 जोड़ दो और एक हो गया ये, ठीक है। तो 6 1 7 3 10 0 1 दैट इज 40 ग्राम। ठीक है, 84 कैसे आ रहा है मुझे ये बताओ आप 84 कैसे ले रहे हो फिर बताओ। 84 वाले अपने कैलकुलेशन बताओ जरा, 84 वाले अपने कैलकुलेशन बताएंगे कि कैसे आपको लग रहा है 84। बोलो भाई 84 कैसे होगा। वो किसी का माइक ऑन हो गया है यहाँ तो शो हो नहीं रहा। चलो मैंने भी कर दिया, यहाँ कर दिया। देखो मल्टीप्लाई का साइन, देखो मल्टीप्लाई का साइन तब लगेगा जब आपको यहाँ लिखो H4 दिए हैं या मान लो सोडियम 2 दिए हैं, तब मल्टीप्लाई करोगे, वैसे तो ऐड ही करना पड़ेगा। समझ गए बात को। मल्टीप्लाई तब लगाएगा Na2 दिया होगा या मान लो कार्बन 4 दिए हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का साइन तब होगा जब आपको क्या होगा, जब आपको दो दो एलिमेंट दिए होंगे, Na2 दिया है, CH4 दिया है, तो हाइड्रोजन के 4 है ना, तब मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आप बताओ Na2CO3 का मोलिकुलर मास, Na2CO3 का मोलिकुलर मास। ठीक है, सोडियम यहां देखो, यहां करना है मल्टीप्लाई क्योंकि Na कितने हैं 2 हैं, तो 2 लिख दो और सोडियम कितना है 23 हो गया। कार्बन 1 है, कार्बन कितना होता है 12। ऑक्सीजन कितने हैं 3, कितने हैं 16 16 के 3, 16 कितना हो गया 48। 12 का 12 रहने दो और 23 दोनों कितना हो गया 46। 8 2 10 6 16 6, ठीक है। 4 4 8 1 9 1 10 10। समझाई बात। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, एनी स्टूडेंट जिसको अभी भी डाउट हो। कोई डाउट नहीं है तो आपने निकालना है NaHCO3 का, दैट इज NaHCO3 का मोलिकुलर मास निकालो। Na2CO3 एक NaHCO3 भी होता है। NaCO3 मतलब सोडियम कितना हो गया 23, ठीक है। 23 ये हो गया, हाइड्रोजन 1 है 24 हो गया, कार्बन 12 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया 16 गुणा 3 48, ठीक है। 23 24 प्लस 12 प्लस 48, 8 2 10 4 14 4 1 3 1 4 4 8, दैट इज 84। कितना आ गया 84। कोई है जिसको अभी भी नहीं आया हो, कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो नहीं कोई ऐसा, मेरे हिसाब से होना चाहिए वैसे, ठीक है। आप बताओ ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है। पहले आपको पूछ लिया ब्लीचिंग पाउडर का निकालना है तो कम से कम आपको ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला तो होना चाहिए पता। व्हाट इज द फार्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर। आपको पूछेगा मोलिकुलर मास ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बताओ भाई। दैट इज CaO, CaCO3 नहीं होता है, CaOCl2 होता है। क्या होता है CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इसका मोलिकुलर मास निकालो कितना हुआ। मुझे पता नहीं कितना, जब सभी का निकलेगा तो सेम ही निकलेगा, निकाल के देखेंगे।
निकालो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। CaOCl2, देखो दो सभी का सी आ रहा है। तो कैल्शियम कितना होता है? कैल्शियम का मोलिकुलर मास कितना होता है? दैट इज 40। ऑक्सीजन कितना हो गया? 16। और क्लोरीन कितना होता है? 35 इंटू 2 इंटू 35.5। फिर 70 प्लस कितना हो गया? 71। और ये कितना हो गया? 40 प्लस 16। ठीक है, 6 1 7, 7 1 8 4 12, दैट इज 127 ग्राम। क्लियर हुई बात? डन हुआ। एक और निकालिए आप, दैट इज CaCO3। CaCO3 का मोलिकुलर मास, CaCO3 का मोलिकुलर मास बताओ, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ CaCO3? सभी का 100 वाला तो 100 ही होना चाहिए, वैसे चेक कर लेते हैं। कैल्शियम कितना हो गया? 40। कार्बन कितना हो गया? 12। और 16 गुणा 3, 16 कितना हो गया? 48। 48 प्लस 12 प्लस 40, 2 8 2 10, 1 4 1 5, 4 4 8 1 9 1 10, दैट इज 100 ग्राम। वो बात, अब आपने मुझे बताना, यहां तक किसी को कोई डाउट हो, किसी को भी, जहां तक आपने पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि केमिस्ट्री बड़े ज्यादा समझ में नहीं आती, बड़े ज्यादा प्रेशर देना आप, क्योंकि केमिस्ट्री में आप ज्यादा परेशानी लेते हो। किसी को भी कोई डाउट है, किसी को किसी भी इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, जैसे थोड़ा थोड़ा आपको आदत पड़ जाएगी ना पढ़ने की, जैसे आपका बेस पक्का हो जाएगा फिर थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे आप। ठीक है, पहले आपका बेस पक्का होगा तो मकान वैसे चलेगा, अगर बेस ही ढीला होगा तो मकान गिर जाता है। तो अभी बेस बना रहे हैं आपका, ये बेस आपका पक्का हो गया तो मुझे लगता है आपको कहीं आगे दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आपको इन कम से कम ये चीजें पता होनी चाहिए, ये मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा प्ले करता है। ठीक है, तो कल के लिए आप होमवर्क लिख लो। होमवर्क क्या है? आपने 30 तक एलिमेंट याद करके आना है विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 30 तक एलिमेंट विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, क्योंकि वो चीजें जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने नहीं आएगा वो केमिस्ट्री कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको वो चीजें भी सिखाऊंगा, जिसने कभी केमिस्ट्री की चीजें से डर लगता है ना, आपको वो डर चला जाएगा जब मैं आपको ये चीजें अच्छी तरह से करवाऊंगा ना, कि आपको वो कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, ठीक है, फिर बाकी देखते हैं, आपने अपना होमवर्क करके आना है। देखेंगे, देखो अगर मैडम करवाएंगे, मैडम के बाद उसका मैं आपसे रिवीजन करवा लिया करूंगा। ठीक है, जो मैडम आपको पढ़ाएंगे, हाँ 20 तक कर लेने इतना आपसे होता है। ठीक है, जो मैडम आपको पढ़ाएंगे उसको मैं रिवाइज करवा दूंगा फिर से। ठीक है, जब ओवरऑल रिवीजन होगा। होमवर्क मैंने आपको क्या दिया? 30 तक एलिमेंट याद होने चाहिए, अगर आपसे 20 भी होते हैं तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन 20 के 20 अच्छे से याद होने चाहिए। मैं भी करवाऊंगा आपको कल क्लास में, वो अलग बात है, लेकिन आप खुद पढ़ोगे तो ज्यादा समझ आएगा। थोड़ा आप कल पढ़ के आएंगे, थोड़ा हम पढ़ेंगे, थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। सीधा आप नई चीज पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगी, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया। कम से कम आप 10 एलिमेंट याद करो, लेकिन वो 10 के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए आप, कि कौन से नंबर पे आते। ठीक है, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिखाना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड बड़ी चीज फिर सामने आती है। ठीक है, फिर बाकी आपकी मेडिकल की जो केमिस्ट्री 2 की क्लास होगी वो आपकी मार्च महीने से स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर द क्लास।